अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन अब बस करिए, अब आप लोग बैठ जाइए। ये जो ऊपर नौजवान साथी बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल हैं, लगातार उधर से नारे लगा रहे हैं। तकरीबन 4.5 साल बाद शायद आपके गांव में हाजिरी हुई है। 2020 में आया था शायद आपके इस बाड़ा गांव में, और वो भी चुनावी मौका था। मैंने सोचा था बीच में किसी मशारे में आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी, थोड़ी शायरी सुनाऊंगा, लेकिन जिंदगी ने इतना मसरूफ कर दिया कि आपने उस दौरान 2020 के दौरान जब मैं आपके गांव में आया था तो ये ऐसे बुजुर्गों की सरजमीन है, ये ऐसी पाक रूहों की सरजमीन है कि यहां से मुझे दुआ मिली। तो 2022 में अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई कि मैं आपकी दुआ से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच गया, देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। तो सबसे पहले बाड़ा गांव की सरजमीन को सलाम करता हूं, जिस गांव ने मोहब्बतें देकर के, दुआएं देकर के मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में यानी राज्यसभा में पहुंचाया। शुक्रिया आप सबका। डाइस पे मौजूद आपके कैंडिडेट डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के बिहार प्रदेश के चेयरमैन उमर खान साहब, MLC कारी शोएब साहब, हमारा छोटा भाई फैजी, बाकी जो कमर साहब हमारे साथी अल्पसंख्यक विभाग के, बाकी जो साथी हैं, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। बाड़ा वालों, मैं रात महाराष्ट्र के शहर जालना में था, औरंगाबाद से भी 100 किलोमीटर आगे। पूरी रात सोया नहीं हूं क्योंकि सभा कर रहा था, और फिर वापस आकर के 100 किलोमीटर बाई रोड चल के औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर पटना की फ्लाइट पकड़ी और पटना से यहां पहुंचा, और अभी यहां से रांची जाऊंगा। कल 4 जनसभाएं करूंगा। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में जो इलेक्शंस चल रहे हैं वहां जा रहा हूं, आवाम से गुफ्तगू कर रहा हूं, अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। ये मेरी दुनिया नहीं थी। मैं तो शायरी की दुनिया का आदमी हूं, मशायरों की दुनिया का आदमी हूं। सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सारा सुकून, सारा चैन, सब कुछ छोड़ करके ये जो शहर दर शहर घूमता हुआ शहरों की धूल फांक रहा हूं, उसका मकसद बहुत बड़ा है। और अगर आज यहां हजारों किलोमीटर दूर चल के आया हूं तो इस आने का मकसद भी बहुत बड़ा है। मेरे सामने तमाम ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं ना, जिनकी पेशानी की झुर्रियों में हिंदुस्तान के पिछले 50 सालों की तारीख देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो यहां वो नई नस्लें भी बैठी हैं, छत से लेकर के पीछे तक कुर्सियों पर, कि जिन्हें आने वाले हिंदुस्तान के 50 सालों का मुस्तकबिल लिखना है। यहां मेरी माएं बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं। मैं सबसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरा बिहार आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं बहुत मसरूफ हूं इन दिनों। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है, यूपी में बाई इलेक्शन है, राजस्थान में बाई इलेक्शन है। एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, कहां कहां जाऊं। लेकिन बेलागंज आना जरूरी इसलिए हो गया था कि हमारे स्टेट चेयरमैन उमर खान साहब ने जिद पकड़ी कि आपको आना पड़ेगा, बाड़ा के लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। और जब बाड़ा का नाम आया कि बाड़ा आकर के लोगों से गुफ्तगू करना है, तो मुझे लगा कि बाड़ा का जो एक कर्ज है मेरे कांधे पर, इसी बहाने उस कर्ज को उतारने का भी मौका मिलेगा। तो मैं आपके बीच में हाजिर हो गया।
आने वाली 13 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है, जाना है, न सिर्फ बेलागंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि आने वाले बिहार के मुस्तकबिल को भी तय करना है। ये जो नई नस्लें हैं, इसमें न जाने कितने ऐसे साथी होंगे जो अब तक सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं आया हूं तो मुझे सुनने के लिए आ गए। आज कोई फैसला करेंगे। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, फिर आपका जो दिल करे वो फैसला करना, लेकिन थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। मेरे भाई, मैं पूरे हिंदुस्तान में जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक असेंबली का इलेक्शन है तो फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है तो आप गलतफहमी के शिकार हो। याद करो, अभी महज 3 महीने 4 महीने गुजरे हैं, 5 महीने गुजरे हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में आप सारे लोग हिंदुस्तान के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लोकसभा इलेक्शन में आप लड़ रहे थे मुसलसल। आपके जहन में बस एक बात थी कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आईन बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। उस लड़ाई में यह सच है कि इंडिया गठबंधन जीत नहीं सका, लेकिन आपकी दुआओं से यह हो गया कि नरेंद्र मोदी अपने पैरों पर सरकार बनाने लायक नहीं रह गए। उनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 240 पे सिमट गए। और वो 2 बैसाखियां जिन पे आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत टिकी हुई है, एक आपके सूबे से है वो बैसाखी, एक आंध्र प्रदेश से है, एक चंद्रबाबू है, नीतीश बाबू है। दोनों के पुराने भाषण उठा के देखिए, चंद्रबाबू नायडू के भी और नीतीश जी के भी। तो उन्होंने अपने अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी को क्या नहीं कहा है। बीजेपी का फुल फॉर्म एक टाइम पे नीतीश जी क्या बताते थे? बहुत झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। आज किस तरह मुझे हैरत हो रही है कि नीतीश कुमार जी कभी जाके हाथ पकड़ लेते हैं, और अभी एक कार्यक्रम में मैंने देखा एक नेता का पैर छू रहे थे जो उनसे उम्र में कम है। बेलागंज वालों, आपको क्या लगता है कि भाजपा जिस लड़ाई को सामने से नहीं जीत पाती, उस लड़ाई को लड़ने के तरीके बदलती है, और इस बार भाजपा ने अपना तरीका बदला है। एक साहब नए प्लांट किए गए आपके सूबे में। उधर जो ऊपर साथी बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह, बस जैसे अडवाणी जी मोदी जी को सुनते हैं वैसे ही खामोशी के साथ बैठे रहिए। मैं इंशाल्लाह शायरी भी सुनाऊंगा, आपसे गुफ्तगू भी करूंगा। एक नए साहब प्लांट किए गए और उन्होंने चारों तरफ घूम घूम करके मुस्लिम सम्मेलन शुरू किए, क्योंकि उनको अपनी पार्टी खड़ी करनी है। लेकिन मुझे बेलागंज में खड़ा होकर, बाड़ा में खड़ा होकर यह पूछना है कि कोई भी इस तरह का आदमी जब एक नई पार्टी खड़ा करना चाहता है तो उसकी बुनियाद में मुसलमानों को ही क्यों डालना चाहता है? मेरा सवाल यह है, उसकी जो इमारत तैयार होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें ईंट और गारा बनने के लिए मुसलमान ही क्यों है? लंबी लंबी भाषण, लंबी लंबी तकरीरें। आप बड़े भोले लोग हो यार, बहुत सच्चे लोग हो। इस देश में मुसलमान सबसे सीधी, सच्ची और भोली कौम है। आप सियासत दिमाग से नहीं करते हो, दिल से करते हो, जज्बात से करते हो, इमोशन से करते हो। इसीलिए 10 साल पुराने सारे भाषण, सारे काम भूल गए आप। जब वो कहते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, जब वो नारे लगाते थे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए,
सारे जतन करते थे, जिनके लिए नीतीश जी ने खुद कहा कि हमको अमित शाह ने कहा था कि पीके को अपनी पार्टी में लो, वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके आए, जिनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, भाई है अपने वो। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है, एमएलए जिताने हराने की लड़ाई है ही नहीं। एक बात याद रखना बाड़ा वालों, जब जंगल में आग लगती है, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लेना कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इस बात को जहन नशीन कर लेना। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता उसने। जीतने के बाद वो शहर की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। एक फकीर सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान के बेफिक्र सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और सोते हुए फकीर को देख करके उसे जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर के लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। तो उस फकीर ने नींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है? मेरे भाई, आप हो सकता है किसी बात से नाराज हो सकता है शिकायतें हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती है। नाराजगी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में क्या करेंगे? भाजपा को ताकत दे देंगे। अगर इमरान प्रताप दरी से दिक्कत है तो मेरा गिरेबान पकड़ोगे, लेकिन यह थोड़ी है कि मेरे दुश्मन को आकर के अपने घर में बिठा लोगे। समझदारी तो यह नहीं कहती ना, होशियारी तो यह नहीं कहती ना, सियासी शऊर तो यह नहीं कहता ना। ठीक है, तो भाजपा जानती है कि सीधे लड़ाई में ये जो कोलेशन है इसको नहीं हराया जा सकता, तो फिर वो बांटने के खेल में आपको उलझाते हैं कि 5,000 वोट तुम काट लो, 7,000 वोट तुम काट लो। अच्छा, हम भोले वाले लोग हैं, हमें नए झंडे उठाने का बड़ा शौक है। हम बस्ता उठा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि बस्ते में किताब और कलम नहीं रखी है, नफरत वाला पर्चा रखा है। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? मेरे भाई, ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। वहां भाजपा नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसकी नजरें आपकी तहजीब पर, आपकी कल्चर पर, आपकी परंपरा पर, आपकी तारीख पर है, और आप यहां सोच रहे हैं कि लाओ नए एग्जाम्पल, नए प्रयोग, नया झंडा, नया बटन दबाते हैं। नहीं, नाराजगी अपनी जगह, गुस्सा अपनी जगह, गुस्से का इजहार भी करो, लेकिन जिस दिन आखिर में सियासी फैसला लेना है, उस दिन बहुत सोच समझ करके यह फैसला लेना है कि हम अपनों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस नाराजगी में हम ला करके भारतीय जनता पार्टी के जो साथ के लोग हैं उनको इख्तियार नहीं सौंप सकते। ये मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे भाई। मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं आपके लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ता रहता हूं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आपने देखा है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है, अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी है तो मैंने उस ताकत का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पर अशार कहने के लिए नहीं किया है। मैंने उस शायरी के हुनर का इस्तेमाल नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, पहलू खान की मां के आंसुओं पर नज्म लिखने के लिए किया है, मैंने मदरसों पर नज्म कही है, मैंने आपकी आवाज बन के हिंदुस्तान में बोला है। ये परवाह नहीं किया कि हुकूमत जेल में डाल देगी या बाहर रहने देगी, हुकूमत डरा करके क्या नुकसान कर देगी, कभी इस बात की परवाह नहीं किया। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जब मैं शायरी की दुनिया से सियासत में गया तो लोग कहते थे कि देखो अब तो सियासत में चला गया, अब नहीं बोल पाएगा, अब तो पार्टी के इशारे पर बोलेगा। लेकिन मेरा खुदा गवाह है
कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है, 2 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहते हुए, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है कि जब मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला हो और मैंने आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम न किया हो। उठा के देख लेना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की स्पीचेस, उनकी तारीखें उठा के देख लेना। जब मुझे मौका मिला, मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठाई, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, मैंने जेएनयू के लिए आवाज उठाई, मैंने जामिया के लिए आवाज उठाई, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठाई, मैंने बहन बिल्किस के जो दोषी हैं उनको रिहा करने के खिलाफ आवाज उठाई। मैं मुसलसल बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। और जब साजिशें की जाती हैं, ऐसा दौर है जब सब कुछ चुप कराने की साजिश चल रही हो। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। जब सस्पेंड किए गए, मैं भी सस्पेंड हुआ। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए। मैंने कहा अगर सस्पेंड ना हुआ होता तो मुझे खुद पर शर्म आती। सस्पेंड हूं तब लगेगा कि मैं कुछ इनकलाबी काम कर रहा था, इसलिए मुझे सस्पेंड होकर के बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा आप शायर हैं, सस्पेंड होके आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अब बोल सकते हो आप लोग, अब आपकी चुप्पी टूटनी चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना अगली 2 लाइनों पर। आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अगली लाइन में तैयार रहना कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सच का नारा बुलंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अच्छा, इधर 2-3 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अच्छा, शहर के बच्चे भी इतने तेज तरार है माशाअल्लाह कि शहर के बच्चों को बड़ी जिंदा दिली वाली परवरिश मिली है। इससे भी मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस तरह से पूरी जिंदा दिली के साथ किसी सभा में मौजूद होते हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। इन दिनों चेहरा देखा है आपने उनका? मैं उनकी बात कर रहा हूं, बड़े वाले की। आपके यहां वाले छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले की बात कर रहा हूं। देखा है चेहरा इन दिनों? आजकल तो मैं उनसे मुसलसल सवाल पूछता हूं सामने खड़ा होकर। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे मोदी जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, बताना शुरू किया, इतने में खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मत बताओ, जो भी बताओगे ये उसको बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है।
और ये भाजपा के गठबंधन के जितने लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों, इंडिया गठबंधन वालों 70 साल का हिसाब दो, तो मैं यहां बाड़ा में खड़ा होकर भाजपा, जेडीयू, जितने भी उनके सहयोगी दल हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं, इन्हीं पीके साहब ने ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में गाया। एक नारा और दिया था, भाइयों बहनों चौकीदार हूं मैं, चौकीदारी करूंगा, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। इस बीच तो मैं उनसे पार्लियामेंट में पूछता हूं, मैं यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। उधर जो पीछे दोस्त बैठे हैं जो अभी फैसला करके नहीं आए हैं कि कल करना क्या है, परसों करना क्या है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपकी आवाज उठाने वाला इमरान माइक पर खड़ा है, वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, मेरे साथ शिरकत करिए, इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे आप, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। इस बार नहीं बेच पाता, अगर नीतीश कुमार जी ने बैसाखी हटा ली होती तो इस बार नहीं बेच पाता। लेकिन अगर आज सरकार चल रही है दिल्ली में, अगर आज तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, आज अगर पूरे देश में औकाफ की जमीनों पर हुकूमत की बुरी नजरें हैं, तो उसमें बराबर के भागीदार कौन है? चौकीदार नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बराबर के भागीदार हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में यहां से लेकर के वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। जो अगली लाइन है उसमें एक नाम आएगा, अगर उस नाम पर दिल में गुदगुदी हो ना तो आपकी तालियों का शोर पटना से लेकर के दिल्ली तक जाए। मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अपने सहराओं में हासिल किए आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। बाड़ा वालों, मैं बहुत दूर से चल के आपसे कहने आया हूं कि भाजपा की, जेडीयू की साजिश को समझो। ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इनके लिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं इस इलेक्शन में। बेलागंज में कैंप लगा है, इतना मजबूत कैंप तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का नहीं लगता था, जितना मैं देख रहा हूं कि वहां पर लगा हुआ है। क्यों? क्या एक बाई इलेक्शन जिसमें विधायक 6 महीने के लिए रहना है, इतना अहम हो गया है वो
इलेक्शन? इसके आगे की साजिश को समझ रहे हो? क्यों इतना पैसा क्यों डाला जा रहा है? लोग हायर किए गए, पेड एम्प्लॉइज हायर किए गए। मैंने सुना है कई सौ लोग बाहर से आकर के बेलागंज में पर्चियां बांट रहे हैं। क्यों? चाचा बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनना। वो जानते हैं कि 5,000, 7,000, 3,000, 4,000 वोट कैसे बंटे। उनका मकसद क्या है? वो एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और आपको उन्होंने साजिश करके जुआड़ लगा के ऐसा कर दिया है कि आप तो बट ही जाओ किसी भी तरह। दिल में हाथ रख के पूछना कि किसी एक बिरादरी, किसी एक जात के वोट से कोई एमएलए बन सकता है? बेलागंज वालों को दिल पे हाथ रख के, जबकि उसमें भी 2-3 शेयर होल्डर घूम रहे हो, नहीं बन सकता। हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। बात तो कमल सब एकजुट होते हैं, सब मिलते हैं, अलग अलग बिरादरियों के वोट मिलते हैं, तब जाकर के कोई एक विधायक बनता है, सांसद बनता है। मेरी आपसे अपील है कि लोगों के जो महल तैयार होने हैं उसमें ईंट पत्थर, बुनियाद का पत्थर, नींव बनना बंद करिए, बंद करिए। क्योंकि नींव के पत्थर कभी दिखाई नहीं देते, कभी नहीं दिखाई देते। हमें दिखाई देना है, हमें दिखाई देना है, और हमें हिंदुस्तान के उस आईन को बचाना है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिया है। उस आईन को बचाने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर है। मेरी नई नस्लों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन में किसी झांसे में मत आइए। एक चीज जहन में रहे कि ये लड़ाई दिल्ली से लड़ी जा रही है। दिल्ली में बैठा हुआ एक हाकिम है जो एक रिमोट कंट्रोल से बिहार को चला रहा है, जो ये जानता है कि आने वाले 2025 में बिहार में यहाँ के अकलियत के जो लोग हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के जो दलित हैं, वो एकजुट हो गए जातिगत जनगणना के बाद, तो वो यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने इन बाई इलेक्शंस में ऐसे लोग पैसा कौड़ी लगा करके भेज दिए हैं जो बाई इलेक्शन में 1-2 सीटों को डिस्टर्ब करके मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाए कि नहीं बिहार में तो सब एकदम उलट पलट हो गया मामला। इस गफलत में आपको नहीं आना है। मुझे यहां से निकल करके रांची जाना है दोस्तों। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में आप सारे लोगों को, हमारा जो छोटा भाई, बड़ा भाई डॉक्टर विश्वनाथ यादव है, सुरेंद्र जी ने सालों साल 3 दशक आपकी नुमाइंदगी की है, और अब वो पार्लियामेंट में, मैं तो सुरेंद्र जी की इज्जत इसलिए करता हूं बाड़ा वालों कि जिस दिन वक्त का बिल आया, मैंने उस दिन देखा पार्लियामेंट में कि जब लोकसभा में ये हो रहा था कि वोटिंग होगी और लड़ाई होगी और पाला खींचा था, एक तरफ वो लोग खड़े थे जो उस बिल के खिलाफ थे और एक तरफ वो लोग थे जो उस बिल के सपोर्ट में थे। मैंने उस दिन देखा कि सुरेंद्र यादव उस जमात में खड़े थे जो वक्त के बिल का विरोध कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ खड़े थे। और क्या लगता है आने वाले दिनों में इस एक सेब के रिजल्ट से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। लेकिन जब वक्त के खिलाफ, अभी 25 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, मैं आपसे ये कहने आया हूं बाड़ा वालों, बेलागंज वालों, कि 25 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। इस हुकूमत की बुरी नजरें हैं औकाफ की जमीनों पर। एक बार फिर से पाला खींचेगा और एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो आपकी औकाफ की जमीनों की तहफ्फुज के लिए वोट देंगे, और एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो औकाफ की जमीनों पर गंदी नजरें रखते हैं। ऐसे में मैं जानता हूं सुरेंद्र यादव और पूरी आरजेडी और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के औकाफ की जमीनों को बचाने वाले पाले में खड़ा होगा। इसलिए भी मैं आपसे कहने आया हूं कि छोटी छोटी नाराजगी एक किनारे रखिए
एकजुट होकर के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होइए। मैं भी इसीलिए आया कि हम ये बता सकें कि जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने एकजुट होकर के बनाया था, वो अभी भी एकजुट है, उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। मैं इसलिए विश्वनाथ यादव के लिए आपसे अपील करने आया। यहाँ उमैर खान बैठे हैं, आपके अपने हैं, आपके घर के हैं। इन्होंने पिछले 4 दिन से मुझे मजबूर किया कि इमरान आपको बेलागंज आना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे साथ पिछले 2.5-3 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। जब से मैं अक़लियती शोबे का कौमी सत्र बना हूं, तब से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि उमैर खान साहब, आप गया की सरजमीन से आते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं चाहता हूं कि आप उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के पैदल चलिए। मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस बेटे को कि उमैर खान 4000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। मैं भी चला हूं। मैं जब चल रहा था, हम सारे लोग चल रहे थे, लाखों का हुजूम चलता था, तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब, आप सियासतदां बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क तानाशाही से चले, एक तरफ हम लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क उस संविधान से चलेगा जिसको हमारे पुरखों ने इस देश को दिया है। तो इस लड़ाई में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं और हुकूमत से भी ये कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। तैयार रहना अगली लाइन पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। विश्वनाथ आप इधर आइए, मेरे साथ आइए। मैं बहुत दूर से आपके बीच में हाथ फैलाने, दामन फैलाने आया हूं इस भाई के लिए। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब अहले खिरत की बातों पे कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है जब कि हमारी नई नस्लें जज्बात में बहने की कोशिश कर रही है, तब हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और आपसे गुफ्तगू करें। मैं इस भाई के लिए, जिसका पिछली 2 पीढ़ियों की एक तारीख है, एक इतिहास है, हो सकता है किसी बात से आप नाराज हो सकता है कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है कभी कोई फोन ना उठा पाए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को ये संदेशा भेजना है कि तुम कितना भी बांटने की साजिश करोगे, लेकिन हम मोहब्बत के लोग हैं, हम बटेंगे नहीं, हम एकजुट होंगे संविधान के लिए, इस देश के आईन के लिए। इस देश में 2 धड़े हैं, एक तरफ नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे, भैंस
खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या नारा। लेकिन हमारा नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है कि आइए एकजुट होइए और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन को मजबूती दीजिए। और इंडिया गठबंधन के आपके जो चहेते प्रत्याशी हैं वो हैं विश्वनाथ यादव, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट कर रखा है इन्होंने, डॉक्टर विश्वनाथ यादव। तो मैं इनके लिए आपसे अपील करता हूं, मैं जानता हूं ये बाड़ा है, यहां से आप जो फैसला ले लेते हैं वो पूरे बेलागंज का माइंडसेट बनाता है, नैरेटिव बनाता है। आप जिधर चल पड़ते हैं पूरा बेलागंज उधर चल पड़ता है। मैं जानता हूं यहां के जो नौजवान हैं वो जो फैसला करते हैं वो पूरे गया में माहौल बनाता है। आपके जहानाबाद सांसद और बहुत दिनों तक आपकी खिदमत करने वाले आपके विधायक रहे सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं देख चुका हूं कि किस तरह से इन्होंने देश की पार्लियामेंट में, मैंने कहा ना कि जब औकात का बिल आया तो ये खड़े होकर के आपके इश्यूज पर लड़ रहे थे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, एक तरफ दो धड़े हैं, एक तरफ दो खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इधर इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी जी खड़े हैं, तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव जी खड़े हैं। और मैं लालू प्रसाद यादव जी का इस बात के लिए मैं हिंदुस्तान की सियासत पर शुक्रिया अदा करूंगा कि जब एक रथ लेकर के अडवाणी जी निकले और अडवाणी जी ये सोचते थे कि उनके रथ का घोड़े का लगाम कोई नहीं पकड़ सकता, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये बिहार है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है, इस बिहार में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं उस आदमी को जिसने अपनी हुकूमत को कुर्बान कर दी, लेकिन अडवाणी जी को गिरफ्तार करके वापस भेजने का काम किया। ये वो सेकुलरिज्म का मसीहा है जिसके लिए हमें ये सोच के रखना है कि अगर हम उसको कमजोर करेंगे तो इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर होगी। इसलिए भी मैं आपसे अपील करता हूं बाड़ा वालों, आप वो लोग हैं ना यहाँ जो नई नस्ल खड़ी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप समझदार लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप होशियार लोग हैं। अगर आपने जज्बात में ना आकर के ये जो खरीदने और बांटने की साजिशें करने वाले लोग हैं उनको ये एहसास दिला दिया कि हम आपकी बांटने की राजनीति के खिलाफ हैं। बहुत समझदारी से फैसला करना है आने वाली 13 तारीख को आपको दोस्तों। अगर कोई जीत के नजदीक होता या इतने और भी पा रहा होता कि सम्मानजनक होता तो शायद इमरान प्रतापगढ़ी यहां न खड़ा होता। इमरान इसलिए खड़ा है क्योंकि मुझे पता है कोई 5000 वोट काट रहा है, कोई 7000 वोट काट रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा किसको है? नीतीश बाबू को। और नीतीश बाबू मजबूत है तो फिर भाजपा मजबूत है। भाजपा और नीतीश बाबू एक दूसरे के एक सिक्का है, उस सिक्के के दो पहलू हैं। जय और वीरू की जोड़ी है इस समय वो। इसलिए आपको होशियारी के साथ आगे बढ़ना है और उनके झूठ में नहीं आना है। वो आपको आएंगे, मैंने कहा ना, बस्ते में आपको लगता है कि किताबें रखी है तो गलतफहमी के शिकार है। अगर वो किताब और कलम वाले होते तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पहले चेक कर लिया होता। उन्होंने नहीं चेक की, नहीं देश को बताया कि डिग्री फर्जी है, नहीं बताया ना, देश को यह बताया कि साहब ये तो देश की सेवा करेगा। और 10 साल से पूरा देश अगर झेल रहा है नरेंद्र मोदी को तो उसकी बुनियाद में अगर कोई है तो यही साहब है जो आपके पड़ोस में कैंप लगा करके रुके हुए हैं। इनका तंबू, इनका कैंप उखाड़िए, 13 तारीख को वापस भेज दीजिए और कह दीजिए कि भैया ठीक है आप आए, मोटरसाइकिल पे आपने पैसे वालों को पूरे बेलागंज में भेजा, लेकिन ठीक है हम बेलागंज के लोग हैं, हम बाड़ा के लोग हैं, हम जानते हैं कि कहां जाना है, किधर हवा का रुख तय करना है। हम दरिया के साथ बहने वाले लोग नहीं हैं, हम दरिया के खिलाफ बहने वाले लोग हैं, हम धारा के खिलाफ जाकर के खड़े होने वाले लोग हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं साथियों
कि इस लड़ाई में आपको एक संदेशा भी देना है कि जब मुल्क को बांटने की कोशिश है मजहब की बुनियाद पे, जात की बुनियाद पे, ऐसे में हम सारे लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। मैं जाते जाते सिर्फ 4 मिसरे सुना करके आपसे विदा लूंगा क्योंकि वक्त होने वाला है। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बरिस से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। 13 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लालटेन के बटन के निशान के सामने दबाइए, डॉक्टर विश्वनाथ को असेंबली में पहुंचाइए। डॉक्टर विश्वनाथ यादव को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ विश्वनाथ को नहीं मिलेगा, सिर्फ सुरेंद्र यादव जी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट लालू प्रसाद यादव जी को मजबूती देगा, आपका दिया गया एक एक वोट तेजस्वी यादव को मजबूती देगा, आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, ये जिन साथियों ने अपनी टॉर्च जला रखी है, ये जो रोशनी है, ऐसी ही रोशनी लालटेन के चलने पर भी आती है। तो 13 तारीख को लालटेन जलाइए, आज मोबाइल की टॉर्च जला रहे हैं, 13 को लालटेन जलाइए, लालटेन का बटन दबाइए, रोशनी पैदा करिए, उठाइए एक एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, मुझे यकीन दिलाइए। आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह फिर आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा। आप सबने जिस मोहब्बत के साथ, जिस जुलूस के साथ आज की सभा में सपोर्ट किया है, मुझे पूरा यकीन है 12 से उठी हुई आवाज पूरे बेलागंज का रुख बदल के रखेगी, पूरे बेलागंज में संदेशा देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, विश्वनाथ यादव जिंदाबाद, विश्वनाथ यादव जिंदाबाद। बेलागंज का विधायक कैसा हो, बेलागंज का विधायक कैसा हो, सुंदर यादव जिंदाबाद, जहानाबाद के सांसद सुंदर यादव जिंदाबाद, हुमायूं खान जिंदाबाद, आपका वतन कहाँ दबेगा, आपका वतन कहाँ दबेगा, आपका वतन कहाँ दबेगा, आपका वतन कहाँ दबेगा, आपका वतन कहाँ, चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप ललटेन छाप, आप की बटन कहाँ दबेगी।